Assalamu alaikum. I'm Khalid, Head of Department of Chemistry from the LIMS University. आप लोगों का आज लेक्चर नंबर जो है वो 7 है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। 6 लेक्चर जो है वो आपको डिलीवर नहीं किया गया था, उसमें थोड़ी आपकी पर्सनल प्रैक्टिस इन्वॉल्व थी। यकीनी बात है कि आप लोगों ने वो थोड़ी बहुत की होगी। आज हमारा एक बिल्कुल सेपरेट सिस्टम जो है, एक बिल्कुल सेपरेट टॉपिक जो है उसको हमने डिस्कस करना है। टॉपिक का नाम है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एज इट इज़ पेपर में बहुत बार पहले भी आ चुका है, क्योंकि ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव नोट आता है कि बताएं कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या है और इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी जो मैनेजमेंट सिस्टम है, ये एक प्रॉपर सिस्टम होता है। इसमें टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्यूरेसी, इसमें हमें क्या करते हैं कि हमने एक्यूरेसी का लेवल बढ़ाना होता है। एक्यूरेसी क्या होती है? एक मेजर्ड वैल्यू होती है, एक होती है आपकी वो ट्रू वैल्यू। अगर तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू दोनों तकरीबन बराबर आ जाती हैं तो उस वक़्त एरर नहीं होता, और जब किसी चीज़ के अंदर एरर नहीं होता इसका मतलब ये होता है कि वो उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट है। लिहाजा एक्यूरेसी का लेवल हाई करने के लिए और रिलायबिलिटी लफ्ज़ का मतलब होता है एक एतमाद बढ़ाना, टू डिलाइट द कस्टमर, कस्टमर को डिलाइट करना, कस्टमर को खुशी देना या कस्टमर को सेटिस्फेक्शन देना, वो चीज़ रिलायबिलिटी में आ जाती है। यानी लेवल ऑफ एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को पढ़ते हैं। इसमें स्टैंडर्ड टेस्टिंग भी इन्वॉल्व है। स्टैंडर्ड टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि जो स्टैंडर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारी एक कंपाउंड लैब में ऐसा होता है जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, जिस पर जाकर हमें अपना पूरा वर्क करना पड़ता है और उस तक अचीवमेंट लेनी पड़ती है, उस तक हमें रसाई करनी पड़ती है। प्रोसीजर एंड कंडीशंस, इसमें हम बहुत सारी प्रोसीजर्स भी पढ़ते हैं और उन प्रोसीजर्स की कंडीशंस को देखते हैं। उनको क्या करते हैं, मस्ट बी प्रैक्टिस्ड इन द लेबॉर्ट्री के अंदर उनको प्रैक्टिस किया जाता है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये चीज़ें जो हैं वो मद्देनज़र रखी जाती हैं। पहला उसमें लेवल ऑफ एक्यूरेसी, कि एक्यूरेसी का लेवल बढ़ाया जाता है, उसमें जो एरर होता है उसको मिनिमाइज किया जाता है। एंड रिलायबिलिटी क्या होती है कि क्वालिटी जो आपने प्रिपेयर की है किसी भी चीज़ की, फूड है चाहे वो ड्रिंक है, कुछ भी है, तो वो रिलायबल है क्या, उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेफ वैल्यूज़ हैं। स्टैंडर्ड टेस्टिंग इसमें इन्वॉल्व होती है। स्टैंडर्ड टेस्टिंग इसमें की जाती है, मतलब स्टैंडर्ड्स को परखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड आपने बनाए हैं क्या वो वाकई सेफ लेवल के हैं। फिर इसमें प्रोसीजर्स और कंडीशंस को फॉलोअप में लाया जाता है जो कि लेबॉर्ट्री में प्रैक्टिस किए जा रहे होते हैं। द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग ऑप्टिमल कंडीशन। ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमल कंडीशन हासिल करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि ऑप्टिमल कंडीशन क्या है। ऑप्टिमल कंडीशन से मुराद ऐसी कंडीशंस होती हैं जो हर हाल के अंदर जो हैं जिन्हें रिलायबल कंसीडर किया जाता है, मतलब ना तो उनसे नीचे वैल्यूज़ ना उनसे हायर वैल्यूज़ आपके रिएक्शन के लिए फेवरेबल होती हैं। जैसे आपका जो ह्यूमन का अपना बॉडी टेम्परेचर है वो 37 है, तो वो ऑप्टिमल टेम्परेचर है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपके जिस्म का एक एक हिस्सा जो है, एक एक आर्गन जो है वो बिल्कुल सही तौर पर काम कर रहा है सॉरी। लेकिन जैसे ही वो 37 से ऊपर जाता है या 37 से नीचे आता है तो इवन इंसान की डेथ हो जाती है। तो ऑप्टिमल कंडीशंस को गेन करने के लिए ये जो क्वालिटी सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम इससे क्या कर रहे होते हैं, इससे ऑप्टिमल कंडीशन को गेन कर रहे होते हैं। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का एक छोटा सा जो है वो इंटरव्यू था कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है।
क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व है और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं इंटायर सिस्टम के, जिससे हम क्या करते हैं, लेबॉर्ट्री की परफॉर्मेंस जो है, लेबॉर्ट्री की जो कंडीशन है उसको बेटर बना रहे होते हैं। अब ये जो आपके पास लेबॉर्ट्री होती है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिटी एश्योरेंस से ही लिंक्ड नहीं होता। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल जो है उसको सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी एश्योरेंस से ही जो है वो कंसर्न होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है वो सिर्फ क्यूसी होती है क्वालिटी कंट्रोल, और क्यूए होता है क्वालिटी एश्योरेंस। ये क्यूसी क्या है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसका ताल्लुक सिर्फ क्यूसी या क्यूए से नहीं होता, बल्कि इसका ताल्लुक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन से होता है, जो कि डायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं और इनडायरेक्टली भी क्वालिटी को कंट्रोल कर रही होती हैं। उस पर फिर लेबॉर्ट्री की जो ऑपरेशन होते हैं, लेबॉर्ट्री का जो पूरी परफॉर्मेंस होती है, उसको क्या किया जाता है, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। तो लेबॉर्ट्री का जो प्रोसेस होता है, इसको 3 हिस्सों में जो है, इसके मॉडल को 3 हिस्सों में जो है वो हम ग्रुपिंग उसकी करते हैं। सबसे पहला जो इसका हिस्सा है वो है प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि अभी आपने सैंपल जो है वो आपका अंडर एग्जामिन था, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले जाहिर सी बात है आपने सैंपल को प्रिपेयर करना होगा, आपने पूरे अपरेटस की कैलिब्रेशन करनी होगी, तो वो सारा किसके अंडर में आएगा, प्री एग्जामिनेशन। यानी आपने भी सैंपल को एग्जामिन करना स्टार्ट नहीं किया, आप अभी उसको एग्जामिन करना जो है वो चाह रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे, दिस इज नॉन एज प्री एग्जामिनेशन। सेकेंड पे एग्जामिनेशन। अब इसमें आप अपना सारे का सारा जो भी करना चाहते हैं, सैंपल को टेस्ट करना है या किसी स्टैंडर्ड को टेस्ट करना है, तो वो आप इस सेकंड स्टेप में करेंगे, एग्जामिनेशन। लेबॉर्ट्री प्रोसेस का तीसरा ग्रुप होता है पोस्ट एग्जामिनेशन। पोस्ट एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि आप एग्जामिनेशन आपने कर लिया, सैंपल आपका आपने एग्जामिन कर लिया, आपने देख लिया उसमें इतनी परसेंटेजेस जो हैं वो मौजूद हैं। पोस्ट एग्जामिनेशन का मतलब ये होता है कि एग्जाम के बाद आप उसकी कुछ कंसिडरेशंस नोट करते हैं, उसको पैकिंग करते हैं या उसकी एफिशिएंसी नोट करते हैं। उसकी अगर एफिशिएंसी ठीक नहीं है तो उसे रिसाइकलिंग में भेजते हैं। तो ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, पोस्ट एग्जामिनेशन। तो नॉर्मली जो लेबॉर्ट्री का एक प्रोसेस होता है उसे 3 हिस्सों में ग्रुप किया जाता है। नंबर 1 प्री एग्जामिनेशन, नंबर 2 एग्जामिनेशन, नंबर 3 पोस्ट एग्जामिनेशन। अब ये जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, इसको लेबॉर्ट्री की एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अब वो जो उसके एसेंशियल्स होते हैं, टोटल एसेंशियल्स वो होते हैं 12। टोटल एसेंशियल्स कितने हैं इसके, 12। ये पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है पहले भी, कि क्वालिटी जो कंट्रोल सिस्टम होता है उसकी कितनी एसेंशियल्स होते हैं। तो उसके एसेंशियल्स टोटल होते हैं 12, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक का काम करते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। तो फर्स्ट पे हमारे पास आता है, और पहले मैं आपको पहले 12 के नेम नोट करवाती हूँ। पहले देखें, पहले आता है ऑर्गेनाइजेशन सुपरविजन, फिर पर्सनल आता है, फिर इक्विपमेंट आ जाएगा, फिर परचेजिंग एंड इन्वेंट्री आ जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट एंड रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, फिर आएगा प्रोसेस कंट्रोल, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, फिर अक्रेंस मैनेजमेंट, फिर असेसमेंट होगी उसकी, फिर कस्टमर की सर्विस होगी, उसके बाद प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट होगी, और फिर लास्ट में फैसिलिटीज़ और उसकी सेफ्टी को देखा जाएगा। ये जो एलिमेंट हमने अभी अभी एसेंशियल्स नाम लिए हैं आपके पास, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्या होती हैं, कुछ जो हैं वो रिक्वायरमेंट्स नॉर्मल होती हैं, कुछ की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो टेक्निकल होती हैं। जैसे इक्विपमेंट हो गया, जैसे मैंने आपको प्रोसेस कंट्रोल बताया, प्रोसीजर्स बताए, तो ये हो सकता है कि वो टेक्निकल भी हो सकती हैं या वो नॉन टेक्निकल भी हो सकती हैं। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। उसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन। आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुनना है, अब मैं आपको जो पढ़ाऊँगी, क्योंकि इसकी डिटेल जो है वो यहाँ स्लाइड्स में गिवन नहीं है, आपने साथ साथ इसको नोट करना है।
ऑर्गेनाइजेशन और सुपरविजन जो है ये क्या है, इसमें आप क्या करेंगे, आप क्वालिटी मैनेजमेंट की कुछ पॉलिसीज़ बनाएंगे। उन पॉलिसीज़ को फिर इम्प्लीमेंट देखेंगे, क्या उन पॉलिसीज़ को जो आप बना रहे हैं आया उनको आप उन पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है या उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। तो लेबॉर्ट्री को उसके लिए कुछ रिफ्लेक्ट्स तैयार करने पड़ते हैं। रिफ्लेक्ट्स का मतलब ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनानी पड़ती हैं, हर एक पोस्ट के लिए कुछ फंक्शंस बनाने पड़ते हैं। तो फिर उसके बाद ड्यूटीज़ लगाई जाती हैं, एक रिटर्न जॉब की डिस्क्रिप्शंस भेजी जाती हैं, स्टाफ रखा जाता है उसके लिए, फिर उस स्टाफ के अंदर ट्रेनिंग रिक्वायर रखी जाती हैं। तो ये जो क्वालिटी मैनेजर होता है वो क्या करता है, वो उस पर इम्प्लीमेंट करवाना उसका काम होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन और सुपरविजन का जो सेक्टर हमने पहला एसेंशियल देखा है, इसमें बेसिकली ये काम होता है कि किस तरीके से जो है वो आपने क्वालिटी को ऑर्गेनाइज करना है। सेकंड केस में आता है पर्सनल। पर्सनल क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेबॉर्ट्री रिसोर्स, ठीक है। अब पर्सनल में क्या होता है कि इसमें कुछ ट्रेंड, कम्पिटेंट और मोटिवेटेड स्टाफ होता है। जाहिर सी बात है, लेबॉर्ट्री की जो रिसोर्स है वो यही होते हैं। लेबॉर्ट्री का रिसोर्स क्या है, लेबॉर्ट्री के वसाइल क्या होते हैं कि आपका स्टाफ जो है वो कैसा है, मोटिवेटेड है, ट्रेंड है, नहीं ट्रेंड, कॉम्पिटेंट है। तो इसमें क्या करना है इसमें आपने स्टाफ ऐसा रखना है, कुछ ऐसे न्यू मेथड आपने चेक करने होते हैं जिससे आप ट्रेंड, कॉम्पिटेंट और मोटिवेशनल स्टाफ रख सकें। थर्ड पे आता है जो बेसिक है एसेंशियल हमारा, वो है इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में क्या होता है, इसमें आइडेंटिफिकेशन और करेक्टराइजेशन होती है। अब इसमें जाहिर सी बात है, इसमें कुछ माइक्रोस्कोप चाहिए होंगी, कुछ इसमें वाटर बाथ चाहिए होंगे, कुछ फ्रीज़र चाहिए होंगे, रेफ्रिजरेटर चाहिए होंगे, कैबिनेट्स, बायो सेफ्टी एलिमेंट्स, एंटीबायोटिक्स चाहिए होंगी, आपको इनहेलर्स चाहिए होंगे। तो ये सारे क्या हैं, ये इक्विपमेंट्स हैं। तो फिर आपने ये इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ ये होती है कि आपने राइट इक्विपमेंट को चूज़ करना है और उसे फिर करेक्टली क्या करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। तो फिर स्टाफ को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि किस तरीके से उसे इंस्टॉल करना है और किस तरीके से उसे कॉपीराइट करना है। फोर्थ पे परचेजिंग एंड इन्वेंट्री आ जाता है। अब परचेजिंग का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को जब हम ख़रीदते हैं तो वो उसकी परचेजिंग कहलाती है। इन्वेंट्री का मतलब होता है फर्दी सामान, यानी जो सामान होता है उसकी सारी इन्वेंशंस जो होती हैं वो इन्वेंट्री में आ जाती हैं। इसमें क्या है कि प्रॉपर एक सिस्टम बनाया जाता है परचेजिंग का और इन्वेंट्री का। उसकी क्या की जाती है, जाहिर सी बात है उसकी एडवर्टीज़मेंट दी जाती है। एडवर्टीज़मेंट क्या होती है, स्लाई, मीडिया, रीएजेंट, सारी चीज़ें जो हैं वो हम देते हैं। तो प्रोसीजर जो है वो पहले इसमें ऐसा बनाया जाता है, प्रोसीजर जो रिलायबल हो और उसे बहुत ध्यान से सेलेक्ट किया जाता है ताकि उसे परचेज भी किया जा सके। परचेज करने के अलावा ये ख्याल रखा जाता है कि उसे जो है वो हम इजीली जो है वो स्टोर भी कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं परचेजिंग एंड इन्वेंट्री में। उसके बाद पांचवा जो हमारे पास आता है वो है डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। जाहिर सी बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। डॉक्यूमेंट जाहिर सी बात है, कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, कोई भी टेस्टिंग प्रोसीजर बनाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में आएगा, उसका एक मैनुअल आपको चाहिए होगा। तो वो मैनुअल आपने किसको दिखाना होता है, एसओपीज़ को। एसओपी क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। फिर आप वो एसओपी के पास लेकर जाएंगे और उसे बताएंगे कि क्या आपने जो रिपोर्ट तैयार की है वो दूसरी लेबॉर्ट्री से बेहतर है या नहीं है, जो डॉक्यूमेंट आपने तैयार किया है वो क्वालिटी सिस्टम के मुताबिक है या नहीं है। कहते हैं कि अगर इसमें आपने ये याद रखना है कि अगर आपका जो एसओपी है, ठीक है, अगर तो वो उसे ट्रांसपोर्ट, कलेक्शन, वेस्ट डिस्पोजल, ग्राम स्टेन, माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें जो प्रोसीजर आपको जितने भी चाहिए होंगे, अगर वो आपको अलाउ करता है तो आपने एसओपी में उसको राइट करना है, आपने डॉक्यूमेंट बनाकर उनको भेजने हैं। इसकी एग्जांपल जो हैं रिकॉर्ड की, वो रिपोर्ट फॉर्म्स की सूरत में भी हो सकती हैं या वो लॉग बुक्स की सूरत में हो सकती हैं, या कोई पेशेंट की रिपोर्ट है तो इस रिपोर्ट यानी कोई भी आपका जो रिकॉर्ड होता है वो किसी भी रिपोर्ट की सेंस में आपके पास इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट पे 6 आपके पास जो एसेंशियल आता है वो है प्रोसेस कंट्रोल।
प्रोसेस कंट्रोल में क्या किया जाता है, इसमें सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाता है जो भी किसी भी लेबॉर्ट्री के ऑपरेशन में इन्वॉल्व हो रही होती हैं। किसी भी लेबॉर्ट्री के ऑपरेशन में जो एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है। अब प्रोसेस कंट्रोल में क्या होता है कि ये पोस्ट एग्जामिनेशन के कुछ स्टेप होते हैं। पोस्ट एग्जामिनेशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने किसी चीज़ को एग्जामिन तो कर लिया है लेकिन आप ये नहीं जानते कि वो ठीक है या नहीं ठीक, तो वो क्या होगा, पोस्ट एग्जामिनेशन में प्रोसेस कंट्रोल आएगा। 7 पे आपके पास आ जाएगा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट क्या होता है, रिटन एसओपीज जो होते हैं उनकी फिर डाटा मैनेजमेंट देखा जाता है, उनकी रिपोर्टिंग तैयार की जाती है, तो ये एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का हिस्सा है। 8वां अकरेंस मैनेजमेंट। अब अकरेंस क्या होता है, अकरेंस जो है ये एक एरर है जो किसी भी इवेंट की वजह से आ सकता है। एक सिस्टम को किसी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है जब तक वो डिटेक्ट नहीं होगा एरर वो कभी भी फिलअप नहीं हो सकता। तो इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने के लिए या इनको लैंडिंग करने के लिए आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ते हैं। अब बहुत सारे इसमें एरर हो सकते हैं, तो यहाँ आप ज़रा नोट कर लें, मैं आपको 6 या 7 कैटेगरीज के एरर लिखवाती हूँ। पहली टाइप का एरर हो सकता है पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एरर। हो सकता है आप पेशेंट को आइडेंटिफाई ना कर सकें, तो पहला आपका एरर कौन सा हो गया, पेशेंट आइडेंटिफिकेशन एरर। दूसरा आप स्पेसिमेन मिसप्लेसमेंट, यानी आपका जो स्पेसिमेन है वो मिसप्लेस हो गया कहीं, अगर वो मिसप्लेस हो गया तो आपका सारा काम खराब हो गया। थर्ड टाइप का एरर ये हो सकता है स्पेसिमेन ट्रांसपोर्ट डिलेड। ठीक है, यानी हो सकता है कि स्पेसिमेन जो इसकी ट्रांसपोर्ट होनी थी, जिसने आना था, वो टेम्परेचर गलत हो गया उस दिन, हवा में नमी ज़्यादा हो गई, वो नमी में ज़िंदा नहीं रह सकता था, तो स्पेसिमेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या वो डिलेड हो सकता है। फोर्थ पे कंटामिनेटेड स्पेसिमेन। बाज़ ऐसे स्पेसिमेन हमारे पास आ जाते हैं जो कंटामिनेटेड होते हैं, आलूदा होते हैं, तो उसके बाद एरर एक और किस्म का, वो भी नोट कर लें। बाज़ हम टेस्ट अच्छा नहीं कर रहे होते, इनअप्रोप्रिएट टेस्ट होते हैं, अगर इनअप्रोप्रिएट टेस्ट होते हैं परफॉर्म करने वाले तो वो भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, फिर उसके बाद एक और तरह का एरर ये भी आ सकता है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये भी एक एरर की वजह बनती है। उसके अलावा बहुत सारे एरर ऐसे हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है, यानी उनकी नकल हो रही होती है, बार बार एक ही इंस्ट्रूमेंट जो है वो गलत आपको रीडिंग दे रहा होता है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारे लिए खतरनाक है। तो अकरेंस मैनेजमेंट में बेसिकली किस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, इसमें एरर्स को डिस्कस करते हैं कि एरर जो आ रहा है उसकी क्या वजह है या वो क्यों जो है वो बार बार आपको डिस्टर्ब कर रहा है। नेक्स्ट 9 नंबर पे आता है असेसमेंट। असेसमेंट में जाहिर सी बात है अब आपने उस चीज़ को तशख़ीस कर, उसको पहचानना है अब आपने। ठीक है, असेसमेंट जो है ये टूल होता है, क्या है ये टूल है जिससे आप किसी भी लेबॉर्ट्री की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करते हैं। ठीक है, और फिर उसे किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। यानी असेसमेंट में क्या करना है, आपने लेबॉर्ट्री की परफॉर्मेंस को एग्जामिन करना है और फिर कंपेयर करना होता है उसे स्टैंडर्ड के साथ। असेसमेंट आपकी इंटरनल भी हो सकती है, जो इंटरनल का मतलब ये होता है कि अगर आपका अपना स्टाफ उसे परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आपकी असेसमेंट बाज़-औक़ात एक्सटर्नल भी हो सकती है। एक्सटर्नल इस सूरत में हो सकती है कि हो सकता है उस लैब से बाहर कोई और आपने स्टाफ रखा हुआ है या उस लैब से बाहर आपकी कोई एंटी लैब है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अगर वही एक्सपेरिमेंट होगा तो वो क्या होगा, वो आपका होगा एक्सटर्नल ग्रुप भी हो सकता है और इंटरनल भी हो सकता है। अब ये जो एक्सटर्नल ग्रुप होता है, एक्सटर्नल असेसमेंट होती है, वो कैसे की जाती है, वो जाहिर सी बात है कोई एक्सटर्नल एजेंसी होती है। तो 3 कॉमन जो हैं वो एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट जो हैं वो मेथड या प्रोसेस जो हैं वो गिवन होते हैं, जबकि इंटरनल जो हैं वो आपका अपना स्टाफ करता है। आपका अपना स्टाफ ही बताएगा कि आपकी क्वालिटी जो है उसकी वीकनेसेस क्या हैं, यानी कहाँ कहाँ वो जो है उसका नेगेटिव पॉइंट आ रहा है, कहाँ कहाँ वो प्लस पॉइंट आ रहा है, कितने प्लस पॉइंट्स को नेगेटिव माइनस पॉइंट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, कितने नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो असेसमेंट 2 तरह की होती है, या तो इंटरनल होती है या फिर ये एक्सटर्नल होती है। उसके बाद
10वें नंबर पर आ जाता है कस्टमर सर्विस। अब ये कस्टमर सर्विस क्या है? द लेबॉर्ट्री शुड अंडरस्टैंड। अब यहाँ लेबॉर्ट्री को ये अंडरस्टैंड करना है कि कस्टमर आपसे खुश भी है कि नहीं, उससे फीडबैक लें। जाहिर सी बात है, उससे फीडबैक लें। फीडबैक में ये भी लिखें कि आप हमें हमारी वीकनेसेस बताएं, ताकि आप उन वीकनेसेस से ये जान सकें कि आपको कैसे इम्प्रूव अपने आप को करना है। मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखवाई थी क्वालिटी की, वो शायद आपको याद भी हो। क्वालिटी इज़ नथिंग, क्वालिटी कुछ भी नहीं है, बस ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को डिलाइट करना है, कस्टमर को हैप्पी करना है। तो ये क्या होता है? क्वालिटी होता है। तो 11वें नंबर पर हमारे पास आएगा प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। ये जो क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है, इसका गोल यही होता है कि प्रोसेस की इम्प्रूवमेंट करनी है। जो प्रोसेस आपने बनाया उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, उसके लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं। सबसे पहले आप एरर को आइडेंटिफाई करेंगे। एरर को आइडेंटिफाई दोनों तरीकों से किया जाता है, जिसमें मैंने बताया कुछ एक्सटर्नल होते हैं फैक्टर, कुछ इंटरनल होते हैं। इसमें फिर इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल एरर के अलावा हमने कुछ इंडिकेटर्स लगाए होते हैं, जिन्हें कहते हैं क्वालिटी इंडिकेटर्स। तो क्वालिटी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो लीड कर रहे होते हैं टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो उसमें एफिशिएंसी को चेकआउट किया जाता है कि लेबॉर्ट्री की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट की जा सकती हैं। और उसके बाद आता है फैसिलिटीज़ एंड सेफ्टी। अब आपकी जो लेबॉर्ट्री है वो फैसिलिटेटेड है, मतलब क्या वो अपने जो वहाँ काम करने वाले हैं, क्या वो उनके लिए सहूलत प्रोवाइड कर रही है? ऐसा तो नहीं है कि वो उनके लिए जो है वो काम प्रॉपर नहीं कर रही, या उस काम को प्रॉपरली देखा नहीं जा रहा, या वो फैसिलिटेटेड नहीं है लोगों के लिए। तो फिर क्या हम कहेंगे कि वो फैसिलिटेटेड नहीं है, तो ज़ाहिर है उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। सेफ्टी की अगर बात करते हैं, तो आया जो आपने एक फैक्ट्री लगाई हुई है, आपने एक पूरा प्लांट लगाया हुआ है, क्या वो आपके लिए सेफ़ है? अगर तो वो सेफ़ है तो ठीक है, अदरवाइज़ उसकी सेफ्टी आपने खुद ब खुद जो है वो इंक्रीज़ करनी होगी। तो ये स्टूडेंट्स आपका लेक्चर नंबर 7 था, जो कि पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है। इसमें हमने क्वालिटी मैनेजमेंट का एक सिस्टम बाकायदा पढ़ा कि क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम जो है वो क्या है, और क्वालिटी मैनेजमेंट का जो ये सिस्टम हमारे पास था, हमने उसको थोड़ा डिटेल भी पढ़ी अभी, और उसके हमने 12 जो हैं वो कंपोनेंट्स पढ़े या एसेंशियल पढ़े। पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशन एंड सुपरविजन। सेकंड नंबर पर्सनल। थर्ड नंबर इक्विपमेंट। फोर्थ नंबर परचेजिंग एंड इन्वेंट्री। फिफ्थ नंबर डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स। सिक्स नंबर प्रोसेस कंट्रोल। 7 नंबर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। 8 number occurrence management, 9 number assessment, 10 number customer service, 11 number process improvement, and 12 number is facilities and safety। तो अगर हम इन 12 essential को अपने जहन में रखते हैं, 12 essential को जहन में रख के हम अपना जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है उसको कदरे बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। आपने इसको अच्छे से जो है वो देखना है, और उसके बाद हम अगर इसमें कोई फर्दर प्रॉब्लम आपको आता है तो वो हम फिर उसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे कि हमने इसको क्या करना है फर्दर। ठीक है, डिस्कशन लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। इसको घर बैठ के अच्छे से पढ़ें, सीखें, और बराए मेहरबानी इसके नोट्स बनाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।